जैसा कि हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 10वीं का गणित का कल यानी कि 13 दिसंबर को पेपर है, और एक मैंने अभी वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपका देखिए ये मॉडल पेपर कंप्लीट करवाया, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर विथ आंसर मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए, है ना। उसमें एक स्टूडेंट का उस वीडियो में कमेंट आता है, वो कहता है कि सर इस वीडियो में हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये वो वीडियो है जिसमें आपको सब कुछ, मतलब इसमें कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें पूरा का पूरा मैथ जितना आपका सिलेबस आना है अभी, मतलब सारा ही आना है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे, किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखिए इसमें आंसर नहीं बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन सारे बताऊंगा। और इन क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर आ नहीं सकता, ना अभी ना बोर्ड का। और अगर इन क्वेश्चन को कर लिया तो अभी नहीं, बोर्ड में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये गारंटी है। बस वीडियो को पूरा देखना, हर एक चैप्टर का एनालिसिस करने वाले हैं, किस से किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या किस चैप्टर से करना है आपको, सारा कुछ बिल्कुल प्रैक्ट तक चलेंगे और पूरे चैप्टर करेंगे। देखिए तो सबसे पहले आपका नंबर 1 का चैप्टर आ जाता है। देखिए इसके क्वेश्चन आपको चाहिए तो वीडियो पिछला देख लेना, नहीं तो यहीं पे बता देता हूं। पहले कुछ इसके मैं ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देता हूं आपको, है ना। देखिए आंसर लगे हुए हैं 12, 16, 20 का एचसीएफ क्या है, तो ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। रेखा बहुपद की घात 1 होती है, 1 क्यों होती है, क्योंकि रेखा बहुपद की घात लिखी तो कुछ नहीं जाती है, लेकिन उसकी घात जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी क्या होती है, बहुपद की घात 1 होती है। और अगर द्विघात की पूछी जाए कभी तो 2 लिखना, त्रिघात की 3 लिखना। वैसे द्विघात त्रिघात तो 9th में पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ याद रखना चाहिए, है ना। ये क्या रहेगा आपका, देखिए ये स्थिति जब बनती है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। उसकी शर्त क्या है भाई, तो a1/a2 बराबर b1/b2। और जब ये स्थिति बनेगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये इसमें रेखा संपाती होंगी, रेखा एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चली जाएंगी। और ये स्थिति जब बनेगी a1/a2 बराबर b1/b2, नहीं यार इसमें नहीं होता, ये इसमें होता है, ये आपका द्वितीय हल होगा। और ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। इसमें क्या होगा, इसमें रेखाएं समांतर होंगी। किस तरीके से, मतलब रेखाएं कितनी ही दूर तक चली जाए, कितनी ही दूर तक बढ़ती जाए, कभी मिलेंगी नहीं, काटेंगे नहीं एक दूसरे को। ये है प्रतिच्छेदी वाली जो है स्थिति। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे द्विघात समीकरण x²। देखिए वास्तविक मूल कब होंगे, जब बड़ा होगा 0 इससे, है ना। विभक्त कर से जब 0 बड़ा होता है, जब वास्तविक आपके मूल होते हैं, याद रखना इसका। देखिए ये तो निकालना सीखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको दिए, ये नेक्स्ट कर लेना। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे, ये रहेगा b² - 4ac आपका विभक्त कर का सूत्र होता है, इसको पढ़ लो। AP n पदों का सूत्र, यदि n पदों को ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये रहेगा आपका सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। एक रहेगा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। वृत्त की सभी स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। आगे के क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें एक तरीके से क्या करना है, इनका रिवीजन कर लेना, इन्हें याद कर लेना। देखिए कोण ए की समरूपता कसौटी कर लेना, उस वीडियो को देख लेना, इनके आंसर भी मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं आपको भाई किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो वीडियो को फुल वॉच करना, अभी तो हम देख चुके हैं ट्रेलर, अब इसमें पूरी पिक्चर होने वाली है। पूरे क्वेश्चन ये पूरे जो इसमें है ना, तो आपको ये पूरे करके जाना है। इसमें जो है मतलब किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल है कि आना ही है, आना ही है। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, है ना, रियल नंबर्स। इसको हम समझेंगे इससे क्या क्वेश्चन आने हैं। देखिए इससे एक क्वेश्चन ये लिख करके रख लो कि अपरिमेय संख्या होती है, इसको सिद्ध कीजिए, है ना। √3 हो सकती है, √5 हो सकती है, 2 हो सकती है, √27 हो सकती है, 35 हो सकती है, आना ही है। एक ना एक क्वेश्चन इससे आना है, बिल्कुल पक्का है कि आएगा। और इससे एक क्वेश्चन आता है आपका LCM और HCF को ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल पक्का है कि ये क्वेश्चन आना है और जरूर से आना है। तो इसको कर लो इस चैप्टर से। और एक ये हो गया आपका n² का मान कोई है जिसके लिए n4 का मान अधिकतम अंक 0 होता है, प्राप्त होता है। तो n अगर 4 है तो इसकी जगह 6 भी हो सकता है। तो ये भी कर लेना क्वेश्चन। इससे 3 कंडीशन में क्वेश्चन बनेगा, केवल एक अंडर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, एक LCM HCF का, और एक गुणनखंड विधि से LCM HCF, मतलब एक ही बात है, वो तो आप कर ही लेते होंगे, है ना। सब फर्स्ट चैप्टर है, सब जानते हैं इतना तो, है ना। ये वाला क्वेश्चन बस इससे ये तीनों क्वेश्चन अभी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखिए आपका 6वें नंबर के प्रश्न में जो क्वेश्चन आना है वो आपका LCM ज्ञात करने के लिए आएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि सीख लो और LCM HCF ज्ञात करना सीख लो, ये यहाँ पे बन जाएगा। और दूसरे नंबर के चैप्टर से ये क्वेश्चन बिल्कुल, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये बोर्ड में और अभी बिल्कुल आ ही रहा है ना। आपको शून्यकों की संख्या बतानी होती है, जितनी जगह बिंदु को काटेगा ये रेखा उतने आपके शून्य हो जाएंगे, संख्या हो जाएगी, है ना। देखिए भाई अध्याय नंबर 2 आपका आ जाता है, मैंने उसी का क्वेश्चन बता दिया अभी आपको, शून्य वाला। देखिए जानकारी टीच चैनल को याद रखना, और बोर्ड परीक्षा में आपकी तैयारी इसी तरीके से हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का जो गुणनफल होता है c/a होता है, इससे ऑब्जेक्टिव बनना है। और इसमें गुणनफल और योगफल इन दोनों में अंतर याद पता रखना, मतलब इन्हें पता रखना कि ये बेटा जो गुणनफल होता है वो c/a होता है, योगफल होता है -b/a होता है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक ये वीडियो पहुंचाने में। इससे क्वेश्चन किस तरीके बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा और कहेंगे कि इसके शून्यकों का गुणनफल
और योगफल ज्ञात कीजिए और इसके गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन बना है यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन बना है x² - 3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। और एक क्वेश्चन इस तरीके का, देखिए जैसा कि मैंने अभी आगे बताया, ये एक और -1 और 1 का, सॉरी हाँ, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। आपको एक बहुपद ज्ञात करना है, इसमें बहुपद दिया गया है, गुणनफल शून्यकों का गुणांक और योगफल ज्ञात करना है। देखिए ये मतलब एक ही क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ ही रहा है जिस तरीके का, उसी तरीके का बता रहा हूँ मैं। ये देखो इसके शून्य ज्ञात करने हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीख लो, है ना। और आगे बढ़ लेते हैं हम। आगे आपका कहता है भाई कि दिए गए x² - 3, बिल्कुल से ये क्वेश्चन कर लेना आपकी वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक में तो आ ही रहा है। और देखिए इसमें शून्यकों की संख्या पूछी जाती है, तो देखिए एक 2 जगह काट रही है ना, ये वही स्थिति बन गई जो मैंने अभी पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाया है, मॉडल पेपर में। तो ये देखिए ये 2 जगह काट रही है ना, तो ये क्या स्थिति बन गई, यही ना बन गई। तो ये 2 जगह ये काट रही है, तो x अक्ष पर 2 जगह काट रही है तो 2 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, एक जगह काट रही है x अक्ष पर, तो कहीं काट ही नहीं रही है। x अक्ष में कहाँ काट रही है, ये x अक्ष होता है आपका, ये y अक्ष होता है। इसमें देखिए y अक्ष को काट रही है, इसमें y की पूछी जाए तो 1 है और x की पूछा जाए तो नहीं है। आगे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, मतलब 3 नंबर का चैप्टर आ जाता है, 2 चरों वाले रेखा समीकरण। इससे आपके 2 मार्क्स। देखिए इसे अभी मैटर में खाली साइड में रहने दीजिए, खाली देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के से आने हैं। इससे केवल और केवल प्रतिस्थापन सीख लो, आपके 4 नंबर पक्के हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का आना ही आना है, बोर्ड में ले लो चाहे अभी ले लो। ऑब्जेक्टिव में इससे क्या बनेगा, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगे, इस तरीके से जाएंगी, रेखा जाएगी, ये काट देगी, है ना, ये काट जाएंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अद्वितीय हल कब होता है, इस स्थिति में होता है। यही तो हमने ऑब्जेक्टिव में देखा, अभी यही तो देखा, ये देखा था ना हमने। देखिए यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल की स्थिति कहाँ पे बन रही है, ये बन रही ना यहाँ पे, देखिए ये रही, ये अद्वितीय हल की, शायद ये यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे इसका ऑप्शन ये होना चाहिए यार, तभी मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ था तब। ये इसका आंसर सही है यहाँ पे, है ना, ये बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट आपका आ जाता है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तथा रेखीय युग्म असंगत किस स्थिति में होता है, जब रेखा समपाती होती हैं, है ना। रेखा इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चली जाए तो क्या होती है, समपाती। ये इसका युग्म संगत होगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है अगला नंबर द्विघात समीकरण का चैप्टर। इससे क्या क्वेश्चन आना है, देखिए तो मेन बात इससे आएगा आपका, देखिए इससे विविक्त कर का सूत्र याद रखो, और कौन सी स्थिति में जो है मूल वास्तविक होते हैं उस स्थिति को ज्ञात करना सीख लो। और साथ ही और द्विघात समीकरण आपको दिया जाए उसके मूल ज्ञात करना सीख लो। विधि को सीख लेना, बस आप पे बन जाएगी, इससे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, है ना। ये जैसे आपको एक समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर लिखा है 2x² - 7x + 3 का बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। 2x² ना होकर के क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि नए क्वेश्चन तो बोर्ड बनाएगा ही, जरूर बनाएगा, वही तो देगा नहीं, है ना। तो इससे कंप्लीट कर लेना। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक इस तरीके का भी क्वेश्चन इससे बनना है, और एक ऐसा क्वेश्चन आना है कि उसके मूल ज्ञात कर लीजिए, या फिर p का मान आएगा ज्ञात करने के लिए, या फिर k का मान आएगा। तो ये 100% की इससे क्वेश्चन आना है, इससे यही करना है केवल, और कुछ नहीं। अगला है आपका समांतर श्रेणी। इससे एक व्यापक पद n ज्ञात करने के लिए, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये याद कर लो चीज़ अपनी कि प्रथम पद क्या होता है, ये प्रथम पद होता है हमारा, डी को सार्वंतर कहते हैं, तो सभी को पता है, आपने फॉर्मूले पहले पढ़ चुके होंगे क्योंकि साल निकल चुका है, अभी तक क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके, और ये समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया जाए और सार्वंतर दिया जाए तो अब अगले 4 पद निकले हैं। कई बार ये आ जाता है कि डी निकालिए, यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना होता है, ये दे दिया जाता है, अगला पद दे दिया जाता है, बीच की निकाल लिए भाई, है ना। तो इसको याद रखना। इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। अगर आपको कुछ पद दे देंगे, फिर उसका कौन सा पद इस पंक्ति का जो है माइनस से क्या से, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, है ना। और ये क्वेश्चन आएगा, ये दे देंगे, डी दे देंगे, अगला पद निकालना है। तो ये 3 तरीके से इससे क्वेश्चन बनेंगे। आगे क्या आ जाता है आपका त्रिभुज नामक चैप्टर। वो त्रिभुज कहाँ गया, ये रहेगा त्रिभुज, अगला पेज आ गया था पहले, ये रहेगा। देखिए ये उसका चैप्टर का क्वेश्चन था 5वें नंबर के, है ना। ये रहेगा आपका अगला 3 अंकों वाली 7 अंक संख्या अंक से विभाज्य है, इसको कंप्लीट कर लेना। ये 6 नंबर का चैप्टर यहाँ से आता है, तो इससे ये क्वेश्चन अभी कर लो अर्धवार्षिक के लिए। इसमें देखिए इसमें क्या करना है, DE समांतर BC, जो DE है आपकी, जो DE है ये समांतर है BC के, बिल्कुल है, यहाँ पे हमें दिख रही है खुली साफ में। ये दोनों रेखाएं कितनी भी आप ले जाओ, चाहे यहाँ से अमेरिका चली जाए, इस तरफ कहीं भी चली जाए, लेकिन दोनों कभी मिलेंगी नहीं, काटेंगी नहीं एक दूसरे को, दोनों समांतर रेखाएं। और आपको ये EC ज्ञात करना है, ये EC ज्ञात करना है। इसका आंसर मैंने उस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है जो अभी मैंने डाली थी मॉडल पेपर में। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखा जा रहा है ना, ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये अगले पेज में था, ये रहेगा, कहाँ पर गया, ये है, देखिए ये रहेगा, ये क्वेश्चन है ना, यही सेम क्वेश्चन, इसको बिल्कुल से कंप्लीट करना सीख लो। ये मैंने अभी बताया ना कि ए का मान दे दिया जाएगा, डी का दे दिया जाएगा, है ना, ये याद करना, ये भी कर लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके रखो। ये आपका है 6वें नंबर का, ध्यान देख रहे हैं, इससे ये क्वेश्चन कर लेना एक। और इससे ये चीज़ याद रखना, जब देखिए
जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, क्या समरूप होते हैं। तो इससे क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। आगे देख लेते हैं आपका अगला चैप्टर, और इसी की कुछ चीज़ें हैं। आनुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय याद कर लो, अर्धवार्षिक में आने वाली है। थेल्स प्रमेय को याद करके रखो दिमाग में, उसका विलोम भी आ सकता है, वार्षिक में विलोम कर लेना। अभी आप थेल्स प्रमेय को पढ़ लो। क्या होती है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांट देते हैं। यही थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहलाती है। इसको कंप्लीट कर लेना, इसका विलोम दिया गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अध्याय नंबर 7, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। इससे क्वेश्चन आना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये तो 100% है कि आता है, हर साल आता है, बिल्कुल है ना। जब से एनसीईआरटी बिल्कुल आई है ना हमारी, है ना, 1917 से आई है, 2017 से आई है ना, एमपी बोर्ड में, तब से बिल्कुल लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, ये क्वेश्चन 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। ये बिल्कुल हर बच्चे को याद होता है, कितने भी लेवल पर नीचे हो वो उसको भी पता होता है, इसको याद रखना। और इस चीज़ से कैसे क्वेश्चन आना है चैप्टर से, आपको दो बिंदु दे दिए जाएंगे, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी बराबर, ये भी यानी कि दो बिंदु है ए और बी बराबर क्या लिखेंगे, √x2 - x1 2 + y2 प्लस माइनस, है ना, एक दो बार प्लस माइनस y x का ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरीके से ये आपको याद होना चाहिए, तब आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। इससे ये क्वेश्चन कर लेना, ये वाला कर लेना। और पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन इससे हैं तो ये वाले भी बता देता हूँ। देखिए आप लोगों को सॉल्यूशन इनके जरूर से कर लेना, एक बार सारे क्वेश्चन देख तो लीजिएगा ही, भले ही आप लोग टाइम ना मिले। देखिए ये रहेगा, इससे ये क्वेश्चन कर लेना। ये दिया गया है आपको, है ना, बिंदुओं दिए गए हैं, इसके 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। और नेक्स्ट आपको बिंदु दिए गए हैं, इसमें पी का मान आपको फाइंड करना है, तो इसको कर लेना। अब आ जाते हैं हम आपके अगले चैप्टर, जो कि आपका त्रिकोणमिति है। देखिए भाई, त्रिकोणमिति, इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, इससे अगर आपने ये टेबल कर ली ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है ना, सभी के मान गया, तो आपका चैप्टर 8 आपका कोई हाथ से नहीं ले जा रहा है, चैप्टर आपका 9 हो गया। इन दोनों के क्वेश्चन इसी टेबल पे बने हैं सारे, और इसी से बनेंगे। क्योंकि अगर आपको साइन थीटा का, कॉस थीटा का किसी के मान पता नहीं होंगे तो वो आप नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, और मतलब गलत हो जाएंगे, बनेगी ही नहीं। तो इससे किस तरीके का क्वेश्चन आए, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा कि मान निकालिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये याद होना चाहिए, आप इसका सॉल्व कर लोगे, है ना। तो देखिए इससे पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, देखिए यहाँ पे दिया गया साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका आपको मान परिकलित करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे इसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, तब इसे पुट करके आप इसका निकाल पाओगे। और ये क्वेश्चन हो एक हो गया, है ना। इफ ये रहेगा, यदि साइन ए का बराबर दिया गया है आपको 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गया इसी से, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये हो गया ना, इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना। इस चैप्टर से इसी तरीके के 2 प्रकार के क्वेश्चन आने हैं केवल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि आपका इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और कौन सा क्वेश्चन आया है, देखिए मैं यहाँ पे मॉडल पेपर में बता देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन। देखिए एक बिंदु है ए से, एक बिंदु ए से जो वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। ये क्वेश्चन इससे कर लो भाई, कर लो, इसको मत छोड़ो, है ना। और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि मैं लाइक का बटन दबाने नहीं आऊँगा, आप लोगों को लाइक कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो आ पाती है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। ये रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा में दिया गया, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त रेखा खींचें और इसकी रेखाओं की लंबाइयाँ जो है बराबर होती हैं। आपके वृत्त वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ना, ये वृत्त के चैप्टर से क्वेश्चन है 10 नंबर का। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी इससे किस तरीके का क्वेश्चन आना है। इससे केवल और केवल आपको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए ऊंचाई, है ना, हाइट आपको ज्ञात करनी होगी इससे, और वही क्वेश्चन इससे आना है। केवल देखिए आप कहीं पे खड़े हो, आप कहीं पे एक टावर लगा है उसको देख रहे हो, है ना, और आपके जो आप यहाँ से खड़े होकर के वो टावर देख रहे हो, और उस तक एक कोण बन रहा है, 30 डिग्री का बने, 45 डिग्री का, कोई भी बन सकता है, जैसी दूरी पर आप खड़े हो उस तरीके से बन सकता है। और फिर आपको क्या करना होगा, उस टावर की ऊंचाई यहाँ पर खड़े खड़े निकालनी है। तो उस टावर की ऊंचाई देखिए, मीनार की ऊंचाई होगी, चिमनी की ऊंचाई होगी, टावर की ऊंचाई होगी, भवन की ऊंचाई होगी, पेड़ देख रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है ऊंची, है ना। तो इससे केवल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आना है। तो इससे क्या होना चाहिए, आपने मैंने टेबल बताई अभी, वो पूरी कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैंने पूरा बताया है। ये कर लेना। इससे मैंने बता दिया ना, जो क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा, कोण दे दिया जाएगा, और आप कितनी दूर पर खड़े हो वो दे दिया जाएगा, आपको उसकी हाइट याद करनी होगी। चलिए अगला चैप्टर आपका आ जाता है वृत्त। वृत्त से मैं पहले मैं आपको इसके भाई देख लेते हैं, पहले 9 नंबर चैप्टर का आपको क्वेश्चन कौन सा कर लेना है ना। तो ये अभी यहाँ पे दिया गया था, देखिए ये रहेगा आपके सामने। ये देखिए भूमि पर एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर है ना, दूरी पर है, उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। अब रहेगा अथवा में ये क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लेना। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया, मैंने कहा ना कोण दिया जाएगा और आपकी दूरी दी जाएगी, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, हाइट ज्ञात करनी होती है। इसको कंप्लीट कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे 10 नंबर का चैप्टर, जो कि वृत्त है आपका। देखिए वृत्त से क्या ये है, दो वृत्त को छू ही नहीं रही हुई,
वृत्त की बिल्कुल आराम से निकल गई धीरे से भाई, कोई मेरे को पता नहीं, देखने ले कोई आराम से बगल से निकल गई, उसको उसने छुआ भी नहीं। ये क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा में क्या होता है, एक टच करती हुई वृत्त को जो रेखा निकल जाए वो स्पर्श रेखा कहलाती है। इससे ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, दो बिंदुओं को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा किसी भी वृत्त को, वो क्या कहलाती है, वो छेदक रेखा है। और किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, हमारी अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, ये याद रखना, इस चीज से ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके बाद इस चैप्टर से आएंगे किस तरीके के क्वेश्चन, है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि अभ्यास पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। देखिए है ना, एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, इसकी आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या, है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है, आंसर में बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल अब आप लोग बताइए, ये नहीं बताऊंगा मैं, वृत्त का क्षेत्रफल बताइएगा, है ना। त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन इससे बनेगा कि आपको सिद्ध करना होगा कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, या फिर वृत्त के जो है कोण बराबर होते हैं, किसी भी तरीके से, इस तरीके से मतलब वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा या छेदक रेखा और जो अप्रतिच्छेदी रेखा हो, तो उस तरीके से मतलब ये बराबर होता है, समांतर होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो एक ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि इसकी जो है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मेन क्वेश्चन तो यही बनना है इससे, तो इसे कंप्लीट करके रखना, ये आपका अर्धवार्षिक में बन रहा है। अगला है आपका, अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके देखिए, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहीं पे दिया गया है। मैं इसको पूछ रहा था आप लोगों से, ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में आने वाला है, 2025 बोर्ड में ले लो या फिर अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में ले लो, तो बिल्कुल से इससे क्वेश्चन रखना याद, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे बन ही रहा है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा का πr/θ/360 डिग्री, है ना, ये रहेगा। और त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप है यहाँ, छाप नहीं है, चाप की लंबाई होती है 2πr × θ/360। थीटा क्या होता है, थीटा में जितना आपको मान दिया जाए, जहाँ पर कोण का जितना मान दिया जाए, वो थीटा की जगह पे आप पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, देखिए पाई का मान याद रखिएगा। अगर ये हमें दिया गया है ना, अगर हमें दिया गया है तो हम 3.14 यूज़ करेंगे, नहीं तो हमारी क्या वैल्यू हम यूज़ करते हैं, 22/7, यही का ना यूज़ करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका इससे आएगा कि त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, है ना, इससे यही दो क्वेश्चन आना है। और इससे देखिए क्वेश्चन कौन तरीके का क्वेश्चन इससे आया हुआ है पेपर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं देख लूँ जरा इसमें कहाँ गया वो क्वेश्चन था, तो इसमें इस चैप्टर का एक ना एक क्वेश्चन जरूर से था। देखिए आगे दिया गया, शायद इसका नहीं है इसमें, ये आपका अगले चैप्टर से, ये तो चलिए उसी के देख लेते हैं हम। वृत्तों के बाद ये आ जाता है हमारा, है ना। देखिए इससे आपको वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र याद रखना है। इससे मतलब इससे ऑब्जेक्टिव ही आएंगे आपके, है ना, सूत्र आएंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, जब सही जोड़ी में बन जाएंगे, है ना। जैसे कि इसमें सही जोड़ी में मैंने बताए हैं इस मॉडल पेपर में, देखिए उन्हीं को दिखा देता हूँ, है ना। देखिए ये यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये तो इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें 1-2 बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना, ताकि आप पे बन जाए, सही जोड़ियों के आंसर लगे हुए हैं, इससे इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। हेमिस्फीयर, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला आपका, और सिलेंडर हो गया आपका जो बेलन होता है, और शंकु हो गया हमारा कोन, है ना। ये सारे दी गई हैं आपको आकृतियाँ, इनकी आपको क्या होने चाहिए, इनके आपको ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। जब इसके आप, इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³, इसको याद रखना, ये सारे याद कर लो इसका, है ना। 2πr², ये रहेगा आपका, इसका दिया है L = h² अंडर में, है ना, h² + r²। तो इस सभी के याद कर लो, है ना, ये दिया गया है, इसका ये दिया गया है, ये सभी के याद कर लो इनके। वैसे छिन्नक का तो नहीं आएगा, आगे ये नहीं आ रही, छिन्नक तो हटा ही दिया गया है, ये सारे तो वैसे कम ही आते हैं। मेनली आपका कौन सा आता है इसमें, हेमिस्फीयर का ले लो, बेलन का ले लो, शंकु का ले लो, है ना, अर्धगोले का भी ले लो, है ना, स्फीयर का ले लो, हेमिस्फीयर का ले लो, इन दोनों का ले लो। तो ये दोनों ये चीज़ें इससे कर लेना। और इससे क्वेश्चन कौन सा आना है, ये रहेगा आपका, देखिए मैं अभी दिखा रहा था ना जो अगले क्वेश्चन के लिए, ये रहेगा। देखो इसका ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये 13 नंबर के चैप्टर से, क्या मैं इसी में 12 में दिखा दूँ। चलो इन दोनों क्वेश्चन को कर ही लेना। ये दोनों क्वेश्चन जो दिए गए हैं अर्धगोले का हो गया, इसमें क्या करना है, इसमें पाई के पदों में जो है ज्ञात करना है, किसी स्टोर्स के आयतन को ज्ञात करना है, आयतन का पता होना चाहिए आपको। और इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इससे आएगा, बस यही याद करना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगला नंबर चैप्टर, जो कि आपका है सांख्यिकी। सांख्यिकी से क्या है, तो सांख्यिकी में केवल और केवल अगर 3 मेथड आपने सीख ली ना, एक डायरेक्ट मेथड होती है, एक एज्यूम मीन मेथड होती है, एक स्टेप डेविएशन मेथड होती है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो अगर इन मेथड्स को आपने सीख लिया ना, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन कोई नहीं खा रहा है, इसके नंबर भी कोई नहीं ले जाएगा। केवल केवल इन 3 मेथड से सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। और माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या रहेगा, यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए ये इसका फॉर्मूला दिया गया है। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला दिया गया है।
पग विचलन से करना है तो ये दिया गया है ना। देखिए अभी आप लोगों को केवल क्वेश्चन की जरूरत है ना, तो क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेना। देखिए आपको ये दिया गया है ना, ये आंकड़े दे दिए जाते हैं। देखिए बहुलक का तो आपको पता होगा, जो भी उसमें बहुलक यानी कि जो बार बार आ रहा है ना, तो 2 6 4 इसमें कौन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 2 3 बार आया 2 है ना, बाकी नहीं आ रहे इतने बार, तो ये 2 इस तरीके से, लेकिन बहुत कम इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिए और मेनली इस चैप्टर से कौन क्वेश्चन है, ये लो इस चैप्टर के क्वेश्चन ये कर लेना ये वाला, और नेक्स्ट ये रहेगा आपका। इसमें क्या करना है आपको, देखिए माध्य की साक्षरता दर ज्ञात करनी, मतलब माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने ये बताया ना, इनमें से किसी का भी यूज़ करके माध्य ज्ञात करा जा सकता है, इनको कर लेना। और सेकंड आ जाता है बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है, वो आपको परिकलित करना है। आगे आ जाते हैं। देखिए इससे किस किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, ये रहेंगे आपके सूचना देते हुए है ना। ये रहेगा पौधों की संख्या दी गई, इसमें आयाम बंटन निम्नलिखित था, बंटन दिया गया है। इसमें क्या करना है, माध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बहुलक जीवन काल ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, मतलब सीधी कह लो बात है ना। और संचयी वार्ता CF भाई है ना, फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है, इसको याद कर लीजिए। तोरण खींचना सीख लो, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। अभी का नहीं कह रहा हूँ, अभी नहीं आएगा वैसे है ना, तोरण वाला क्वेश्चन मुश्किल है अभी आए, लेकिन बोर्ड के लिए जरूर से कर लेना। अब आ जाता है आपका लास्ट नंबर का चैप्टर भाई, इससे क्या क्वेश्चन करना है, जो कि प्रायिकता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना। देखिए घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जो PE है कि 0, देखिए इसको याद रखिएगा, 0 से बड़ा PE 1 है ना, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव आना है और इससे एक क्वेश्चन भी आता है। तो कौन सा क्वेश्चन आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहेगा आपका, और एक देखिए ये परिणामों की लीप वर्ष ये होने की प्रायिकता वाला ही क्वेश्चन आना है। ये क्वेश्चन इससे कर लेना, ये 100% ये क्वेश्चन बोर्ड में आना है और अभी आना है, इसको कर लेना। इन दोनों को इससे देख लेना है ना। और नेक्स्ट आपका क्या करना है, देखिए कोई भी आपको थैला दे देंगे भाई, इसमें से एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, और एक पीली गेंद है, एक हरी गेंद है, एक नीली गेंद है, कोई भी गेंद हो सकती है ना। और इसके बारे में आपको क्या करना है, इसमें निकाली हुई गेंदों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए है ना। तो गेंद पीली होने की प्रायिकता क्या है, लाल होने की प्रायिकता क्या है, नीली होने की प्रायिकता क्या है। तो गेंद देखिए सबसे मतलब इसका मेनली निकाला कैसे जाता है। जैसे कोई ले लो, एक थैला है हमारा, उसमें हमारे 10 कंचे हैं, 10 कंचे हमारे पास उसमें। देखिए इधर ही इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, 5 8 4 है ना, 8 और 5 13 और 4 17 है, 17 कुल कंचे एक थैले में हमारे में। और देखिए इसमें इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है ना, ये आपको बताना है। हरे कंचे कितने हैं, 4 कंचे हैं हरे है ना। तो ये कंचा होने का, ये कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसको कुल कितने हैं, मतलब कुल प्रायिकता, कुल संभावना कितनी है हमारी, 17 है, 5/17 लिखेंगे है ना। और इसके सफ़ेद कंचे कितने हैं, तो 8/17 लिखेंगे। 17 हमारी कुल प्रायिकता है, मतलब इतनी तो है ही, मतलब इसमें क्वांटिटी कितनी है, कुल 17 है। और अगर उसमें से एक चीज़ निकाली जाए, केवल एक हरा कंचा निकाला जाए, तो उसमें कितने, 4 की जगह 3 बचेंगे, तो ये 3/17 रह जाएगी। और कुल कंचे कितनी है, 4/17 है, क्योंकि कुल 7 नीचे लिखे, कुल प्रायिकता नीचे लिखी जाती है। अभी हमने इसका ये लिखा ना सभी संभव परिणाम, क्योंकि संभव परिणाम तो उतने ही है जितनी उसमें चीज़ें हैं, और 18 तो हो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा तो उसमें चीज़ है ही नहीं। हमें तो ये पहले ही बता दिया गया कि 5 8 और 4 इतने इतने कंचे हैं, तो कुल 17 कंचे हैं। तो सभी संभव परिणाम कितने हैं, 17 है। 17 से ज़्यादा तो कुछ उसमें होगा नहीं, कुछ है ही नहीं। अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब जितना हमने उठाया उसमें से, मतलब एक कंचा निकालने की बताना है हमें, तो एक कंचा हमने हरा निकाला है ना, हरा निकालने की प्रायिकता। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और इससे इस मॉडल पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है, देखिए एक आपको ताश की गड्डी दे दी जाती है, जिसकी अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी। तो इसमें देखिए पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित करनी है। इसका आपको बताना है कि वह ताश का पत्ता जो है वह इक्का ही होगा, इसकी प्रायिकता क्या है, और वह इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 52 पत्तों की जो गड्डी होती है ना, उसमें इक्का कितना होता है और इक्के कितने, मतलब इक्कों की संख्या कितनी होती है ना। 13 करके सारे पत्ते होते हैं, 13 चौके 52 है ना, 4 फिर बटे होते हैं। तो इनको याद कर लेना, पूरा इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इसमें एक गेंद यादृच्छा निकाला जाती है, और लाल हो गेंद और 5 लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता करनी है। इससे ये क्वेश्चन कर लेना। तो इस तरीके से हमारी लगभग सारे चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आप बहुत अच्छा स्कोर अपना कर पाओगे। और ये क्वेश्चन इसी के मैंने मतलब लगभग सारे बता दिए, और आपके चैप्टर का, सारे चैप्टर्स का आपका जो है एनालिसिस हो चुका है। इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाओ। इन क्वेश्चन को जिस तरीके के मैंने क्वेश्चन बताए, इस तरीके से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने हैं, इन्हें कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ और आपके पास है तो वो भी आप करके जाइए, क्योंकि सारा कुछ पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा मेन है। अभी तो ठीक है, चल जाएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली विज्ञान की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।